सो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज एक शानदार सेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल, वैदिक कल्चर, ठीक है, और यू कैन से वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक पीरियड और वैदिक कल्चर, ठीक है। अब देखो, दिस इज द पार्ट, अब कह सकते हो कि हिंदुइज्म है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुइज्म जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है, सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन जो है वो है हिंदुइज्म है। और कुछ लोग मानते हैं ये 10,000 साल पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 4,000 साल पुराना है। अगर मान लीजिए कि 4 या 5,000 साल पुराना है, मान लीजिए कि 4 या 5 साल देखा जाए और 10,000 उसी के बीच में भी अगर देखा जाए तो 7,500 साल पुराना है, ये मान के चलिए। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग व्यूज है। ये तो प्रूफ है कि रिलीजन के नाम पे दुनिया का सबसे पुराना धर्म जो है वो है हिंदुइज्म है, और सबसे ब्रॉडर भी है, सबसे उदारवाद रिलीजन है, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिलीजन है, सबसे उदारवाद है। मतलब यहां पर देखो, यहां पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हम हर किसी को वेलकम करते हैं, आइए हिंदुइज्म को फॉलो करिए। यहां कोई ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, और हिंदुइज्म का कोई डेफिनेशन भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हिंदुइज्म का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक, अगर 10 हिंदू को पूछोगे हिंदुइज्म का डेफिनेशन क्या है, तो 10 अलग अलग डेफिनेशन होगा। दैट इज व्हाट हिंदुइज्म इज। 10 अलग लोगों को पूछोगे हिंदुइज्म के बारे में, 10 अलग अलग डेफिनेशन होगा। दैट इज व्हाट हिंदुइज्म इज। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द हिंदुइज्म कि कोई एक्सट्रीम नहीं है, जैसे कि जैनिज्म में या कोई दूसरे धर्म में पूरा एक्सट्रीमिज्म है। यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस, हर चीज का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आइए हमारे धर्म में ज्वाइन करिए। यहाँ पर कोई आपको पनिशमेंट नहीं करेगा, कोई हार्श नहीं है, कोई गलत काम नहीं होती। दुनिया का सबसे ब्रॉडर कल्चर, सबसे पुराना धर्म है। और कहा यह भी जाता है कि हिंदुइज्म से ही बाकी धर्म बने हैं, जैसे कि एज आई डिस्कस प्रीवियसली, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो एक हिंदुइज्म का हिस्सा है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो हिंदुइज्म से ही बना है, ठीक है। मैं कुछ धर्म को तो नाम भी नहीं ले रहा हूं ताकि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बट उसको भी माना जाता है, जो आप मन में सोच रहे हो उसको भी माना जाता है कि वो हिंदुइज्म का ही हिस्सा है। तो हिंदुइज्म इतने पुराने धर्म है, मतलब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चीजें था वो भी हिंदू बिलीव के हिसाब से वो वैदिक धर्म ही था, वैदिक कल्चर ही वहां पर था, ठीक है। तो हिंदुइज्म इतना पुराना है, पुराना कल्चर है, ठीक है। और सबसे कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रिलीजन भी जो है वो है हिंदुइज्म, ठीक। तो आइए इस महान धर्म के बारे में हम जो है डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। अब देखो, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है, जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, उस पीरियड को वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कहा गया है, ठीक है। और उसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि वैदिक कल्चर को 2 भाग में, वैदिक संस्कृति को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, जिसको कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक है वैदिक काल का, वैदिक काल का प्रारंभिक है, ठीक है। उसके बाद जो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसको कहा जाता है, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। आप देख सकते हो कि वैदिक काल को 2 डिवीजन, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। क्या है, ऋग वैदिक और प्रारंभिक वैदिक काल 15,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। उसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड दैट वाज फ्रॉम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये 2 डिवीजन में वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो, वैदिक काल के टाइम पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि वैदिक काल का जो चीजें हैं, ठीक है, पहला चीज आप देख लो, पहले
कि वैदिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेद। जो वैदिक है किससे ओरिजिनेट है? वेद से। किससे आया है, उत्पन्न हुआ है? वेद से। यहां पर वेद लिखा गया, साम वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये जो यजुर्वेद है ये सब वेद। वेद मीनिंग, वेद का मीनिंग क्या है? वेद का मीनिंग है नॉलेज। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। और वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ आर्यन भी हुआ था यहाँ पर। न्यू सिविलाइजेशंस डेवलप आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता, जो कि सबसे अर्बन सिविलाइजेशन वर्ल्ड में माना जाता है। वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन थे अलग अलग, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, और इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? दैट इज वैदिक, दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन हुआ है वो है वैदिक काल, ठीक है। उसको जो है वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। किसके बाद हुआ है? वो है सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हुआ, ठीक है। एंड वेद मेन सोर्स ऑफ आर्यन हिस्ट्री। वेद जो है आर्य के इतिहास का मुख्य स्रोत है, और वैदिक लिटरेचर एट्रीब्यूट मोस्ट टू द आर्यन। वैदिक संहिता जो है मुख्यतः आर्यन से संबंधित है। अब देखो ये आर्यन 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 आप सुन रहे हो, तो ये आर्यन का ओरिजिन क्या है? हालांकि मैं बता दूं, डिफरेंट हिस्टोरियन ओरिजिन ऑफ द आर्यन के बारे में डिफरेंट मत देते हैं। डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आर्यन। अलग अलग इतिहासकारों ने ओरिजिन ऑफ आर्यन के रिलेटेड अलग अलग अपना मत दिए हैं, अलग अलग अपना व्यूज दिए हैं। हालांकि हर एक जो व्यूज है वो ओरिजिन ऑफ आर्यन को लेके कंट्रोवर्शियल है। अब देखो अलग अलग व्यूज में से, जैसे कि एक व्यूज ये है कि, ठीक है, जो कि मैक्स मुलर का व्यूज है कि आर्यन जो है मध्य एशिया से थे, आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। ये किसका व्यूज था? ये जो है मैक्स मुलर का व्यूज है। फिर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्यन जो है तिब्बत एरिया से आए थे। तिब्बत का मतलब क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में जो एरिया है दैट इज नोन एज तिब्बत। दलाई लामा आप लोगों को पता ही होगा, तिब्बत एरिया, ठीक है। हालांकि तिब्बत को अभी आज के डेट में चाइना ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। सो तिब्बत एरिया से जो है, ये दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि वो तिब्बत एरिया से आए थे। सर विलियम जोन्स का मानना है कि नहीं, वो ना तिब्बत से आए थे ना सेंट्रल एशिया से आए थे, वो आए थे यूरोपियन कंट्री से आए थे। किनका मानना था? सर विलियम जोन्स का मानना था कि वो जो है यूरोप कंट्री से आए थे। फिर जो है बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि वो नॉर्दर्न पोल से आए थे, नॉर्दर्न पोल से आए थे वो, ठीक है। ये किनका मानना था? ये जो है बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप है, ये मान लीजिए कि इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 23.5 डिग्री कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में, ठीक है ना। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23 साउथ के तरफ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है क्या है? ये जो है आपका नॉर्थ पोल, और ये जो है आपका साउथ पोल। ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, राइट। तो ये जो एरिया है नॉर्थ पोल है, ये साउथ। तो उनका मानना है कि ये जो उत्तरी, यू कैन से उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये किनका मानना है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है नॉर्दर्न पोल एरिया से आए थे, ठीक है। हालांकि जो इंडियन अविनाश चंद्र जी का मानना है कि ये जो है सप्त सिंधवी रीजन से आए थे। सप्त सिंधवी रीजन का मतलब अभी मैं बताऊंगा। 7 रिवर का संगम को सप्त सिंधवी रीजन कहा जाता है, जो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मैंने आपको बताया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो है सप्त सिंधवी रीजन, जिसमें से 7, सप्त सिंधवी का मतलब है 7 रिवर, 7 रिवर्स, 7 रिवर्स। वो 7 रिवर में से कौन कौन सा है? पहला तो हो गया इंडस रिवर, दूसरा हो गया सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर, सरस्वती। उसके बाद जो पंजाब के 5 रिवर हैं, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास। झेलम, चेनाब,
सतलुज, रवि एंड ब्यास, ठीक है, 5 रिवर, और सरस्वती, उसके बाद इंडस। ये जो 7 रिवर का संगम है उसको सप्त सिंधु रीजन, मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो आज के डेट में पाकिस्तान इलाका है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है, और जो पंजाब वाला जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सप्त सिंधु रीजन, जहाँ पर इंडस रिवर है, झेलम, चिनाब, सतलुज, रवि रिवर है। हालांकि सरस्वती रिवर तो आज के डेट में नहीं है, ये रीजन से आए थे, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आर्यन। ओरिजिन ऑफ आर्यन को लेके अलग अलग इतिहास का अलग अलग व्यूज है, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यूज वाज, दैट इज द मैक्स मिलर जी का व्यूज है, दैट इज द सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्या है ये अलग अलग व्यूज में से, वो है मैक्स मिलर का सेंट्रल एशियन थ्योरी को माना गया है। हालांकि ये भी डिबेटेबल है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को माना है। देखो, मैक्स मिलर का जो व्यूज है दैट इज नो है सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया जो है मैक्स मिलर का व्यूज था, सबसे अधिक लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का वो मानते थे तिब्बत, ठीक है, तिब्बत किनका मानना था? दयानंद सरस्वती जी का। यूरोप किनका मानना था? विलियम जेम्स का यूरोप, ठीक है, सर विलियम जेम्स। उत्तरी ध्रुव वाला गंगाधर तिलक, है ना। उसके बाद जो सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु रीजन, अविनाश चंद्र के द्वारा। बट मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है? मध्य एशिया वाला जो थ्योरी है वो मैक्स मिलर का सबसे अधिक मतलब स्वीकार किया गया है। मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू जो है सेंट्रल एशिया थ्योरी। ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिजिन ऑफ आर्यन डिस्कस, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सप्त सिंधु रीजन का, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करूं, ठीक है, चलिए देखो, ये जो रीजन है, ठीक है, अर्ली वैदिक काल में ये जो रीजन है, ठीक है, दिस आर द रीजन ऑफ, यू कैन कह सकते हो ये जो रीजन है दिस इज रीजन, ठीक है। ये है सरस्वती रिवर था उस टाइम पे, ठीक है, और इस रीजन में इंडस रिवर, इस तरह से इंडस रिवर, ठीक है, तब से गंगा, इंडस रिवर के बाद जो है झेलम, चिनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास उस रीजन में है, पाए जाते हैं, ठीक है। सो द अर्ली आर्यंस वर लोकेटेड in and around the surrounding of Indus and its tributaries. This area is referred as to the Sapta Sindhi region, ठीक है। The early Aryans were located in the around areas जिसको सप्त सिंधवी रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो कि उसको सप्त सिंधवी रीजन कहा जाता है। प्रारंभिक आर्य सिंधु नदी तथा उनकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को में निवास करते थे, उसको सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो उसके बाद देखो, इट ऑल्सो इट एक्सटेंडेड अराउंड द लॉस्ट सरस्वती रिवर, द एरिया व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंट घग्गर रिवर इन राजस्थान। ये जो है सरस्वती रिवर के तरफ भी जो है एक्सटेंड हुआ है। सरस्वती रिवर तो आज के डेट में नहीं है, आज के डेट में सरस्वती रिवर नहीं है, लेकिन which represent by the present जो है घग्गर रिवर है, जो कि राजस्थान का, प्रेजेंटली राजस्थान का जो घग्गर रिवर है वो माना जाता है कि वहां पर जो है सरस्वती रिवर था। इन दिस फेज देयर वाज नो रेफरेंस टू द सी, नो मेंशन वाज मेड अबाउट द हिमालय एंड गंगास। उस टाइम पे हिमालय के बारे में या गंगा के बारे में सर ये आर्यन थे कौन, किए क्या थे इसे, ये डिस्कस करें आर्यन, ठीक है। आर्यन एक पावरफुल रेस थे, आर्यन एक पावरफुल रेस थे। कुछ लोग का ये भी मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी लोग थे उनको मार दिए थे, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड अलग अलग राइटर का अलग अलग व्यूज है, आर्यन है एक पावरफुल रेस है, ये मान सकते हो, एक रेस है, ह्यूमन रेस, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं यूरोप से, कुछ लोग मानते हैं सेंट्रल एशिया, कुछ लोग तो इंडियन ही मानते हैं उनको, ठीक है, यही है, ठीक है। सो ठीक है, तो पहले हिमालय और गंगा का मेंशन नहीं था, बाद में हालांकि हिमालय और गंगा भी हुआ था, है ना। देन देखो, लेटर वैदिक काल में, इन द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यंस मूव्ड टू द ईस्टर्न एरिया विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स।
तो उसके बाद जो है ये जो एरिया था, इस एरिया से जो है ईस्टर्न की तरफ आने लगे, बाद में जो है साउदर्न की तरफ भी आने लगे। ठीक है, तो द लेटर पीरियड आर्यन जो है मूव्ड टू द ईस्टर्न एरिया विद द हेल्प ऑफ फायर, आग, और आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे, लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए थे, आयरन का इस्तेमाल सीख गए थे। उसकी मदद से खाली एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होके ये लोग जो है नॉर्थ इंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया की तरफ आ गए थे, उसके बाद जो है साउथ इंडिया की तरफ भी आ गए थे। द एरिया इनहेबिटेड बाय इंक्लूड द गुरु पंचला रीजन, दैट इज इंडो गंगाटिक डिवाइडेड एंड अपर गंगा वैली। उसके बाद जो है ये जो रीजन है अपर गंगा रीजन, गंगा इस तरफ से आई है, गंगा इस तरफ से बहती है ना, गंगा और यमुना रिवर, गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन, है ना, तो ये सब आती है और मिलती कहाँ पे, घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये सब आके मिलती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इंडो गंगाटिक रीजन में। उसके बाद ड्यूरिंग दिस फेज दे एक्वायर नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, दैट इज अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशंस एंड ऑल्सो नर्मदा एंड विंध्या माउंटेन। ये जो नर्मदा और विंध्या माउंटेन की तरफ भी आने लगे और धीरे धीरे ये लोग जो है साउथ की तरफ भी आने लगे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये सेम चीजें हिंदी में लिखा गया। अब देखो वैदिक लिटरेचर की बात करें, ठीक है, वैदिक लिटरेचर की बात करें तो उस टाइम पे जो है 4 वेदस एंड 4 पाठ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 पाठ देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 पाठ जो है संहिता, ब्राह्मणस, अरण्य और उपनिषद। अरण्य मतलब जंगल, और यू कैन से फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, तो उसको फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है। जंगल में जो लोग पढ़ते थे लिखते थे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब एक तरफ से जंगल में रह के पढ़ते थे, उनको जो है अरण्यकस या अरण्य भी कहा गया है। ठीक है, वैदिक संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 भाग में से संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। अब देखो जो एक चीज है, एक है बोजाखाई इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो कि 4 वैदिक गढ़ के बारे में मेंशन किया गया। बोजाखाई इंस्क्रिप्शन जो कि 4 वैदिक गढ़ के बारे में मेंशन किया है, और 4 गढ़ में से कौन कौन है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नसत्या है। ठीक है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है, दिस प्रूव द सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। मतलब जो बोजाखाई इंस्क्रिप्शन है, बोजाखाई अभिलेख जो है, ठीक है, वो जो है सेंट्रल एशिया में मिला है, और इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से इंस्क्रिप्शंस में, इस इंस्क्रिप्शंस में 4 मतलब इंस्क्रिप्शन अभिलेख मतलब एक तरफ से जो मिला था हमें, ठीक है, तो उसमें 4 भगवान हमें मिले हैं। 4 भगवान के बारे में मेंशन किया गया है, इंद्र भगवान, वरुण भगवान, मित्र भगवान, नसत्य भगवान। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आर्यन ये प्रूव करता है कि ये भगवान के बारे में मेंशन किया गया था बोजाखाई इंस्क्रिप्शन में, जो कि सेंट्रल एशिया में ही है, मध्य एशिया में ही है। इसलिए हम लोग मानते हैं, ज्यादातर मानते हैं कि ये जो है आर्यन का ओरिजिन जो है सेंट्रल एशिया से हुआ है। ठीक है, ये इसकी वजह से। ठीक है, कौन कौन सा भगवान, मित्र भगवान, नक्षत्या और वरुण और इंद्र भगवान। ठीक है, देन उसके बाद देखो और एक चीज है, द ग्रुप दैट केम टू इंडिया एंड फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट frontier provinces and the Punjab, then call the Sapta Sindhu the region of the river। ठीक है, वह समूह जो भारत में सबसे पहले आया, यह वर्तमान सीमांत प्रांत और पंजाब में बसा, जिसे उस समय सप्त सिंधु रीजन, जो कि 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता था, and they lived here for many centuries and gradually pushed into the interior, settled in the valley of Ganga and Yamuna। सबसे पहले सप्त सिंधु रीजन नॉर्दर्न पार्ट में रहे थे, वही चीजें अभी जो डिस्कस किया था उसके सॉरी
उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है साउदर्न की तरफ चले आए, गंगा वैली, यमुना वैली, उसके बाद फिर नर्मदा, हिमाचल, उसके बाद फिर साउथ इंडिया, है ना। अब देखो वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, ठीक है। सो वैदिक लिटरेचर कंप्राइज ऑफ द 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस, दैट इज वेद और संहिता, ब्राह्मणस, अरंक्यस एंड उपनिषद। वही जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, अरंक्यस और उपनिषद, ठीक है। ये उसके बारे में अभी बात करेंगे एक एक करके। और एक चीज है, देखो वैदिक लिटरेचर के बारे में ये खासियत है कि ये जो है श्रुति का मतलब है, ये जो है श्रुति का मतलब है सुनकर, सुनकर जो है, एक देखो पहले क्या था, श्रुति के हिसाब से था, सुनना, हियर, मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो है, ये जो है बाय वर्ड ऑफ माउथ जो है ये ट्रांसफर होता था। वैदिक लिटरेचर का ग्रोथ कैसे हुआ था? वैदिक लिटरेचर ग्रो ऑफ इन कोर्स ऑफ टाइम एंड इट वाज लिटरली हैंडेड डाउन फ्रॉम generation to generation by word of mouth. Hence, they are called as Shruti. The most important Vedic literature is the Veda. देखो एक चीज है, वैदिक साहित्य समय के साथ विकसित हुआ और वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा, दैट इज नोन एज वर्ड ऑफ माउथ, द्वारा हस्तांतरित किया गया, इसलिए इन्हें श्रुति, सुनकर ग्रहण किया गया कहा जाता है, उसको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय हियरिंग जो है ये चीजें चलता गया, ठीक है, और इसलिए उसको श्रुति कहा गया। और द मोस्ट इंपोर्टेंट वैदिक लिटरेचर जो है, जो चारों में से सबसे इंपोर्टेंट क्या है? वेदस है। वेदस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लिटरेचर, ठीक है। अब देखो वेद के बारे में, वेद को जो है अपरुषेय कहा गया है, अपरुषेय कहा गया क्योंकि दिस वाज नॉट, ये माना गया कि वेद वाज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, दिस वाज क्रिएटेड बाय गॉड। इनफैक्ट गॉड गिफ्टेड है। किस चीज के लिए? ये गॉड गिफ्टेड है, ये पूरा एटर्निटी के लिए, ये संसार के सुख के लिए, संसार को ज्ञान देने के लिए वेद जो है भगवान ने खुद लिखे हैं, ये भगवान की तरफ से एक गिफ्ट है। दिस वाज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। देखो वेद के बारे में हमेशा माना गया है कि वेद जो है भगवान ने खुद लिखे हैं, ठीक है, इसलिए उसको अपरुषीय, इसलिए उसको जो है अपौरुषीय और अपरुषीय कहा जाता है। दैट वाज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बट गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा रचित नहीं है बल्कि ईश्वर प्रदत्त है। और उसको जो है नित्य भी कहा जाता है। नित्य उसका मतलब है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। नित्य दैट इज अर्थात सभी शाश्वत काल में विद्यमान है। एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी मतलब हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद देयर आर 4 वेदस, 4 प्रकार के वेद हैं, ये तो सबको पता होगा, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। 4 टाइप ऑफ वेदस, 4 वेदस आर देयर। पहला क्या है? ऋग वेद है, दूसरा क्या है? साम वेद है, देन यजुर्वेद है, देन उसके बाद जो है अथर्ववेद है, ठीक है। 4 वेद है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 वेदस है उसको ज्वाइंटली वेदांत्री भी कहा जाता है, ठीक है, वेदांत्री भी कहा जाता है, वेदांत्री भी कहा जाता है। देयर इज ट्रियोज ऑफ वेद। फर्स्ट 3 वेद मतलब ऋग वेद, साम वेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में आया था। ये तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेदांत्री कहा जाता है। दैट इज ट्रियोज ऑफ द वेद, ठीक है, अर्थात 3 वेदों का समूह कहा जाता है वेदयत्री, ठीक है। देन अब देखो ऋग वेद के बारे में बात करते हैं। आपने गायत्री मंत्र तो सुने होंगे, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। ये जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, दिस कंटेन इन दिस ऋग वेद। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग वेद से ही लिया गया, ठीक है। और ऋग वेद वाज द ओल्डेस्ट वेद इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड दैट वाज रिटन इन द ऋग वेद, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का जो पहला अक्षर है, मानव इतिहास का
मानवता का पहला वाक्य या अक्षर जो है ये ऋग्वेद में ही मेंशन था। दिस इज द ओल्डेस्ट वेद, नॉट ओनली इन इंडिया, रिटन फॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, ये माना गया है। ठीक है, ये माना गया। सो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऋग्वेद वाज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यन वर स्टिल इन पंजाब। ठीक है, ऋग्वेद लिखा गया था, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना तब हुई थी जब आर्यन जो है पंजाब में थे। ठीक है, और इट कंटेन द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है समाहित है उसमें। और ऋग्वेद का मतलब है दैट इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है, श्रुति मंत्रों का संग्रह। ठीक है, जो मंत्र है। ठीक है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, hence therefore known as the first testament of the mankind। ये सवाल जो है प्रीलिम्स में आया था। ओल्डेस्ट द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड, मानवता की प्रथम वाचा भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड उसको कहा गया। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ऋग्वेद इट कंटेन्स 1000। ठीक है, ऋग्वेद इट कंटेन्स 1028 ह्यूम्स। उसके बाद जो है 10,580 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 10 मंडलस। ठीक है, 10 मंडलस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और द ह्यूम्स ऑफ द ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय द होत्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऋग्वेद कंटेन्स 1028 ह्यूम्स। ठीक है, 1028 ह्यूम्स। ठीक है, सुक्ता। देन 10,580 वर्सेस। ठीक है, 10,500 वर्सेस। ठीक है, एंड डिवाइड इनटू 10 मंडलास, 10 मंडलों में उसको डिवाइड किया गया। एंड ऋग्वेद सूक्तों का पाठ होत्री द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद जो है रिसाइटेड बाय द होत्री। ठीक है, होत्री। ठीक है, देन उसके बाद जो है द 10th मंडल कंटेन द फेमस पुरुषुक्ता। ठीक है, फेमस पुरुषुक्ता जिसमें एक्सप्लेन अबाउट वर्ण। जो 10th मंडलस में क्या है, फेमस पुरुषुक्ता, जो क्या एक्सप्लेन करता है 4 वर्ण के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देखिए उस टाइम पे वर्ण जो है फैमिली के हिसाब से नहीं होता था, उस टाइम पे प्रोफेशन के हिसाब से वर्ण होता था। आप क्या काम करते हो उस काम के हिसाब से आपका वर्ण होता था। ये क्या होता था, आपका जो वर्ण दैट वाज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। आपका जो कास्ट है या वर्ण है दैट वाज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणज मतलब जो पूजा पाठ करते थे, जो प्रीस्ट होते थे, या जो गुरु हैं या जो टीचर हैं वो लोग ब्राह्मण होते थे। मतलब आप ब्राह्मण के परिवार नहीं होता था, आपके प्रोफेशन, आपका काम क्या है, आपका काम के हिसाब से आपका वर्ण होता था। मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो गुरु हैं, जो पढ़ाते हैं, वो लोग ब्राह्मण होते थे। क्षत्रियज कौन होता था, राजा महाराज। क्षत्रियज कौन होता था, क्षत्रियज जो लड़ाई करते थे, युद्ध में लड़ते थे। ठीक है, वो लोग क्षत्रिय होते थे। सोल्जर है, ठीक है, मिनिस्टर हैं, फाइटर हैं, वो लोग क्षत्रिय होते थे। वैश्य मतलब कौन होता था, बिजनेस क्लास, फार्मर हो सकता था। ठीक है, बिजनेस क्लास, जितने भी बिजनेस क्लास का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग जो है क्षत्रिय। शूद्र जो है लोअर क्लास वाले होते थे, लोअर क्लास होते थे। ठीक है, पीजेंट लेबर क्लास होते थे। मतलब ये कि जो राजा रानी वो क्षत्रिय भी होते थे। मतलब कि मान लीजिए कि एक फैमिली में 3 बेटा है, उसमें से एक मान लीजिए कि जो है मंदिर में पूजा करता है, एक जो है सोल्जर है, और एक जो है फार्मर है। तो 3 अलग अलग, एक ही फैमिली के 3 अलग अलग कास्ट होंगे। मतलब जो पूजा करता है वो क्या होगा, ब्राह्मण होगा। जो सोल्जर है वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा। और जो फार्मर है वो क्या होगा, वैश्य, मतलब इस कास्ट में होगा, वैश्य कास्ट में होगा। अगर लेबर होता कोई तो वो शूद्रज होता। मतलब एक ही फैमिली में अलग अलग वर्ण के हिसाब से रहते थे। आज के डेट में कैसा है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, शूद्रज का बेटा शूद्रज है। आज के डेट में परिवार के हिसाब से, बट उस टाइम पे परिवार के हिसाब से नहीं था, उस टाइम पे प्रोफेशन के हिसाब से था। जो प्रोफेशन करोगे उस हिसाब से आपका वर्ण होता था। तो दैट वाज, वर्ण वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है सामवेद। ठीक है, उसको कहा जाता है
गानों का ग्रंथ, और यू कैन से बुक ऑफ चैंट, मंत्र, मंत्र, बुक ऑफ चैंट मतलब मंत्र। और उसमें जो है 1549 वर्सेस आर देयर। उसके बाद जो है were taken from the Rig Veda, all the verses 75 को छोड़ के that was taken from the Rig Veda, और the hymns were recited by उद्गत्री। recited by, कौन रिसाइट करता है, उसके सूक्त को पाठ कौन करता है, वो है उद्गत्री। और दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर भारतीय संगीत, यानी कि इंडियन म्यूजिक के लिए फेमस है। सारे गामा पाधानी। सो इंडियन म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक है तो इस चीज के लिए फेमस है, दैट इज फॉर द सामवेद। ठीक है। देन उसके बाद आता है यजुर्वेदा। उसके बाद आता है यजुर्वेदा, जिसको बुक ऑफ सैक्रिफाइल प्रेयर्स कहा जाता है। ठीक है, प्रार्थनाओं का ग्रंथ। ठीक है, प्रार्थनाओं का ग्रंथ, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है उसको, रिचुअल्स वेद। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिचुअल्स वेद और बुक ऑफ सैक्रिफाइल प्रेयर्स। ठीक है, प्रेयर्स प्रार्थनाओं का वेद है। और दिस ह्यूम वाज रिसाइटेड बाय अध्वर्युस। ठीक है, ठीक है, अर्धव्युस द्वारा पाठ किए जाते हैं। और उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ला यजुर्वेद। एक है, देखो, कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ला यजुर्वेद। ठीक है, एंड इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू व्हिच आर इन वर्स एंटायरली, एंड दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोज। पहले दो वेद, ऋग वेद एंड साम वेद के विपरीत जो पूर्वत में है, और यह वेद पद्य और गद्य दोनों में रचित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसको रिचुअल वेद, सैक्रिफाइल प्रेयर्स, अध्वर्यश जो है रिसाइट करते हैं, और कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है अथर्ववेदा। अथर्ववेद का मतलब है जादुई सूत्र, मंत्र तंत्र का ग्रंथ, यानी कि मैजिकल फॉर्मूला, जो आज के डेट में जो फुकजाड़ करते हैं ना। ठीक है, फुकजाड़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नज़र लग जाता है, बुरी नज़र है। आज के डेट में भी आप नया कार लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, नया गाड़ी लेते हो, है ना, जो नींबू और मिर्ची को डाल के जो है आप कर देते हो कि किसी का नज़र ना लगे। हैं, छोटा बच्चा है, आज के डेट में भी काला टीका लगाया जाता है। आजकल भी लड़के लड़कियां खासकर जो पैर में काला धागा बांधती हैं, है ना, ये सब क्या है, किसी का नज़र ना लगे, है ना, किसी का नज़र। तो एक बुरा नज़र होता है, एक अच्छा नज़र होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आज के डेट में भूत प्रेत ये सब को मानते हैं लोग, है ना। तो लाइक जो फुकझाड़ होती है आज के डेट में भी होती है। ठीक है, जो मानने वाले मानते हैं, जो नहीं मानने वाले नहीं मानते, वो अलग चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरी इतना ज़्यादा नहीं था। लोग जो है जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ तो भी ये सब को मानते थे। ठीक है, ज़्यादा ही मानते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो चार्म्स एंड स्पेल, मतलब जो ये सब चीज़ भूख झाड़ पे। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज, दैट इज बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, जादू सूत्र, मंत्रों का ग्रंथ। The fourth and the last one contain the charms and spell towards the evil and diseases. ठीक है, चौथा और अंतिम वेद, इसमें बुराई और रोगों को दूर करने का मंत्र वह जादू समिहित है। ठीक है, एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ द वेदस। बहुत टाइम तक वो वेदों के श्रेणी में नहीं आता था। बाद में उसको जो है वेद में शामिल किया गया था, बाद में उसको वेद में शामिल किया गया था, अथर्ववेद को। ठीक है, अब देखो ब्राह्मणस। ठीक है, अब देखो, अब जो है ब्राह्मणस। ठीक है, अब जो है ब्राह्मणस। ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेन द ह्यूम्स ऑफ द वेदस। ठीक है, दिस एक्सप्लेन द ह्यूम, वेदों के जो मंत्र की व्याख्या, वेद में जो लिखा गया जो मंत्र है, एक्सप्लेन द ह्यूम्स ऑफ द वेदस, वेदों में जो मंत्र है उसकी व्याख्या है उसमें। एंड दे आर रिटेन इन द प्रोज एंड आर रिचुअलिस्टिक इन नेचर। वेदों के जो मंत्र हैं गद्य में लिखा गया है, और उनकी प्रकृति कर्मकांड अनुष्ठानात्मक है। ठीक है, रिचुअलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, गद्य में लिखा गया, प्रोज में लिखा गया है। ठीक है, और ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब है, ब्रह्म का शब्द अर्थ है यज्ञ, यानी कि सैक्रिफाइस। सो वेरियस सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन, विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठानों
का विस्तार विवेचन किया गया, मतलब डिस्क्राइब किया गया किस प्रकार से यज्ञ होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं, किस प्रकार से पूजा पद्धति होगा, जिसको उसको रिचुअलिस्टिक नेचर भी कहा जाता है, किस प्रकार से होंगे। अब देखो अलग अलग प्रकार से होती है, अब घर में किसी का डेथ हो जाए तो अलग प्रकार से होती है, किसी का जन्म होता है तो अलग होता है, किसी का शादी होता है तो अलग होता है, तो अलग अलग प्रकार से होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ठीक है, द वेरियस सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन द ब्राह्मणस, ठीक है। देन उसके बाद जो है अरण्य। अरण्य का मतलब मैंने बताया था, अरण्य का मतलब क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है। जंगल से उसको जो है फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है। देखो उस टाइम पे जो है, जो गुरुकुल वगैरह हुआ करता था वो जंगल में हुआ करता था, वहां पे लोग जाते थे, जो वहां पे जो रहते थे उनके लिए जो लिखा गया था उसको अरण्यकस या अरण्य कहा जाता है। द वर्ड अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट का मतलब जंगल। द फॉरेस्ट वाज कॉल्ड एज द अरण्यकस बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल। ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो स्टूडेंट जो तपस्वी के हिसाब से एक मतलब गुरुकुल में रहते थे, जंगल में रहते थे, पढ़ते थे, कुछ भी करते थे, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। कोई डेट नहीं है, देखो अथर्ववेद वेद में कब शामिल हुआ है कोई डेट नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे कोई डेट नहीं है, बट शामिल हुआ है, ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। देन द अरण्यकस आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणस, ठीक है, ठीक है। अरण्यकस ब्राह्मण के समापन भाग है, मतलब लास्ट पोर्शन, कंक्लूडिंग पोर्शन मतलब लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण जो है अरण्यकस है, ठीक है। उसके बाद जो आता है उपनिषद। उपनिषद को क्या कहा गया है, ये जो है फिलोसॉफिकल दार्शनिक ग्रंथ है, ये जो है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। दे आर जनरली कॉल्ड एज द वेदांत एंड दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेद। वेदांत का मतलब है वेद का अंत, वेद का अंत के टाइम पे हुआ था, दैट्स वाई उसको वेदांत कहा जाता है, उसको वेद का अंत पर वेदांत कहा जाता है, और वेद के अंत में आए थे, ठीक है। और देयर आर 18 उपनिषद, ठीक है, 18 जो है उपनिषद है, ठीक है। उसमें से बृहदारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, बृहदारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, 18 उपनिषद हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशंस, ठीक है। वैदिक की बात करें तो दो प्रकार का महाकाव्य है, एक है रामायण है, एक है महाभारत है ना। एक है रामायण है, एक है महाभारत है। रामायण महाभारत तो आप जरूर जानते होंगे, है ना, सुने भी होंगे। रामायण दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। रामायण जो है ओल्डेस्ट सबसे प्राचीन महाकाव्य है, और महाभारत इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत जो है सबसे लॉन्गेस्ट महाकाव्य है, तो दोनों लिखा गया था, है ना। आप लोग जरूर उनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। महाभारत एंड रामायण के बारे में, रामायण जो है सबसे प्राचीन है, और महाभारत जो है सबसे जो है यू कैन से लॉन्गेस्ट एपिक कहा गया है, ठीक है ना। देखो रामायण को किसने लिखे थे, रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, है ना, ठीक है, नोन एज द आदि काव्य। रामायण को क्या कहा जाता है, आदि काव्य भी कहा जाता है, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे प्राचीन, ठीक है। और प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोकस। ओरिजिनली जब था 6,000 श्लोका था, उसके बाद जो है 12,000 श्लोकस हुआ, अब जो है 24,000 श्लोकस है, जिसको 7 खंड में डिवाइड किया गया है। एंड फर्स्ट और 7 कांडस, खंड का मतलब कांडस, जैसे कि लंका कांड है, ये सब कांडस है। तो फर्स्ट एंड 7th नंबर कांडस वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण, ठीक है। आप देख सकते हो रिटन बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि द्वारा रचनाकार जो है वाल्मीकि है, नोन एज, जो प्रसिद्ध नाम है आदि काव्य भी उसको कहा जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, ठीक है। और 24,000 श्लोकस थे, ठीक है, जिसको 6 कांडों में विभाजित किया गया है। और पहले जो है कितना था, पहले जो है 6,000 था, उसके बाद जो है 12,000, उसके बाद जो है 24,000 हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट और 7th वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज नोन एज आदि काव्य।
और अभी 24,000 श्लोकस थे, पहले जो है 6,000, देन 12,000, फिर 24,000 हो गया, 7 कांडस में डिवाइडेड है। फर्स्ट एंड 7th कांडस वर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रामायण। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो आता है महाभारत, जो कि लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे मतलब यू कैन से लंबा महाकाव्य है। ठीक है, जिसमें 1,00,000 श्लोकस हैं। ठीक है, 1,00,000 श्लोकस, इनिशियली 8,800 था, उसके बाद 24,000 हुआ था, और उसमें जो है 18 पार्वणस आर देयर। ठीक है, 18 पार्वणस आर देयर। ठीक है, और संकी पार्वण जो है सबसे लार्जेस्ट इन द महाभारत। ठीक है, शांति पार्वण जो है महाभारत का सबसे, देखो सबसे लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। 1,00,000 जो है श्लोकस वर देयर, ओरिजिनली 8,800 था। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ गया 24,000, देन 1,00,000 हो गया। 18 पार्वणस में जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और संकीर्ण पार्वण जो है सबसे जो है बड़ा, यू कैन से पार्वण ऑफ द महाभारत। ठीक है, देन पुराणस। पुराणस का मीनिंग क्या है? पुराण का मतलब है ओल्ड। पुराण का मतलब क्या है? पुराण का मीनिंग ही है ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड। दैट इज 18 फेमस पुराणास आर देयर। पुराणास मतलब 18 फेमस पुराणास आर देयर। और जो मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। तो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पौराणिक ग्रंथ है। ठीक है, और अदर इंपोर्टेंट पुराणास में से जैसे कि भगवत है, विष्णु पुराण है, वायु प्रमाण है। ठीक है, ब्राह्मण पुराण है। ठीक है, तो भगवत, विष्णु, वायु एंड द ब्राह्मण पुराण है। ठीक है, देन उसके बाद देखो एक चीज है यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो जिसको कहते हैं हम लोग क्या है, द ऑक्सिलरी ऑफ द वेदा। ठीक है, द ऑक्सिलरी ऑफ द वेदा। ठीक है, उपवेद, सहायक वेद, उपवेद एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो ये देखो ऋग वेद जो है किस चीज से रिलेटेड है? ऋग वेद आपका रिलेटेड है देन ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद से किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, आयुर्वेद। शाम वेद किससे रिलेटेड है? गंधर्व वेद, दैट इज म्यूजिक से। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? दैट इज धनुर्विद्या, दैट इज आर्चरी से। और अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? दैट इज शिल्प वेद, अथर्ववेद द साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, दैट इज विश्वकर्मा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद रिलेटेड है मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। सामवेद related to the Gandharveda, that is the music. Yajurveda related to the Dhanurveda, that is archery. And Atharveda, that is Silpveda or Atharveda, science of craft and wealth, science of craft and wealth. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके।
थोड़ा स्लो समझाना है। अच्छा, स्पीड लग रहा है। ओके। नहीं नहीं, देखो ये नाम ही ऐसा है, ठीक है। यस, ये नाम ही ऐसा है। ये मतलब वैदिक पीरियड में देखो, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये हिंदू लोगों को भी डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। ये नाम ही ऐसा है, ठीक है। तो ये चैप्टर को 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम कभी आज के डेट में ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। ये ट्रेंड टॉपिक में है नहीं, ये पुराने चीज़ें हैं, ठीक है। और संस्कृत वर्ड सब है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसको जो है खाली मैंने आप लोगों को पढ़ा के जो है कंसेप्ट बता दिया है, बट जो नाम है ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा जो है पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने एक बार पढ़ा दिया ना, आपको डिफिकल्ट लगा है, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों को आप बोल रहे हो ना थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा जो है चीज़ें जो है सिंपल है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। क्या हो रहा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, जब से जन्म हुए हैं पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये स्वाभाविक है। अब जैसे कि कोई मान लीजिए कि बीटेक स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई कुछ है, तो ये क्यों पढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे कि मैं जो है कुछ और चीज़ें क्यों पढ़ूंगा, अगर मेरा काम नहीं है तो। मैं यूपीएससी में हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो। अगर मान लीजिए कोई बीटेक स्टूडेंट है, कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी स्टूडेंट है, वो क्यों पढ़ेगा ये चीज़ें, है ना। आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, स्लो पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा प्रीति, ठीक है। हाँ हाँ, स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और भी स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करते हो क्या, आप लोग साथ साथ लिखते हो क्या, या फिर पीडीएफ ही पढ़ते हो डायरेक्टली। हैं, डायरेक्टली पीडीएफ ही पढ़ते हो। पीडीएफ डायरेक्टली पढ़ते हो तो पीडीएफ लिख दो। अगर पीडीएफ डायरेक्टली पढ़ते हो तो पीडीएफ लिख दो। अच्छा अच्छा, पीडीएफ वाले हैं सब, ठीक है। बट जैसे कि ये वीडियो को देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको एक बार नहीं देखना है, वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखना है वीडियो, ठीक है। कम से कम 3-4 बार देखना है। क्यों, मैं रीज़न बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो देखो, फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि आप पहला वीडियो अब देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हैं, ठीक। दूसरे बार जब देखोगे तो चीज़ें जो है याद होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं। और तीसरे चौथी बार जब देखोगे तो आपको एनालिटिकल स्किल बढ़ जाएगा धीरे धीरे। कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, ये समझ में आएगा। मतलब ये मत सोचिए कि एक वीडियो को एक बार देखना है तो आपका ज़िंदगी भर यूपीएससी एग्जाम जब दोगे तब तक नहीं देखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको कम से कम 3-4 बार देखिए। ज़्यादा देख रहे हो तो और अच्छी बात है। मिनिमम 3-4 बार देखना है एक एक वीडियो को, ठीक है। और हो सके जैसे कि लाइव क्लास में तो आप हो ही, ये मत सोचो कि केवल लाइव क्लास देखे और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ये जैसे कि अपलोडेड हो जाता है, रिकॉर्ड में रह जाता है, तो उसको भी बार बार देखना है, बाद में भी बार बार देखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 3-4 बार देखना है। और हो सके, देखो पीडीएफ तो है आपके पास, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप जो है जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोस हो गया, पॉज हो गया, मतलब अपलोड हो गया, उसके बाद उसको पॉज कर करके आप खुद से भी लिखो। हम लोग जो बोल रहे हैं या जो नोट्स में है, आप खुद से लिखोगे ना, तो आपका दिमाग काम करेगा, आपका हाथ काम करेगा, ठीक है, आपका आईज काम करेंगे। जब आईज भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा और दिमाग भी काम करेगा, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रह जाएगा। आप भूलोगे नहीं चीज़ों को, क्योंकि देखो आपका 4 चीज़ काम कर रहा है। एक तो आपका कान सुन रहा है, आपका आँखें जो है देख रहा है, आपका हाथ लिख रहा है और आपका दिमाग जो है उसको प्रोसेस कर रहा है। तो 4-4 चीज़ चल रहे हैं, कान, आँखें, हाथ और दिमाग। तो ऐसे में क्या होता है, सेव आपके दिमाग में लिखने के टाइम पे सेव होता जाएगा, क्योंकि जो सुन रहे हो, जो लिख रहे हो, जो देख रहे हो ना,
वो सेव होता जाएगा। ठीक है, यही खासियत है राइटिंग का। और जितना ज़्यादा आप नोट बनाओगे, देखो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यार इतने सारे टॉपिक है, यूपीएससी का नोट क्यों बनाएंगे, हम नोट बाद में बनाएंगे। नहीं बेटा नहीं, नोट जितना ज़्यादा बनाओगे, देखो कोर्स लिमिटेड पढ़ो, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन कम पढ़ के नोट बनाओ। क्योंकि नोट अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जैनिज्म में प्रीवियस क्लास में, कि इतने सारी चीज़ें हो जाती है तो दिमाग में तो सब नहीं रह सकता ना, नोट लिखना पड़ेगा ना, शॉर्ट नोट्स हो, लॉन्ग नोट हो। तो कम से कम ये जो 4 सब्जेक्ट है, हो सके तो करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लो। 4 सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हो सके तो करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लो टू द पॉइंट में। और नोट बनाना मस्ट। कम से कम करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप मैगजीन पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स का, मैगजीन इटसेल्फ इज अ नोट, उसको अंडरलाइन कर लेना। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, नोट इज मस्ट। कम से कम 80% सिलेबस का आपका नोट होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जितना बेहतर नोट बनाओगे उतना आपके दिमाग में ये चीज़ें याद रहेगा, उतना आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, और उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, और उतना बेहतर रैंक में सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो, नोट का पावर है। क्योंकि नोट लिखने से आपका दिमाग में फीड हो जाता है, आपका स्टॉक रह जाता है मटेरियल, आप अपने हिसाब से लिखते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, प्रीलिम हो या मेंस हो, और आंसर राइटिंग बढ़िया हो जाता है। और आंसर राइटिंग बढ़िया होगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा, और वो भी अच्छे रैंक में होगा। जितने भी अच्छे रैंक वाले हैं ना, वो नोट्स लिखते ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरों की बात मत सुनिए कि बेटा अंडरलाइन कर देने से चल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा यूपीएससी में मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जो है चीज़ें जो है, आज ऐसे ही बोल रहे हो कि सर ने फर्स्ट पढ़ाया है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है इजी लगे, क्योंकि ये सांस्कृतिक वर्ड सब है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा चीज़ें, बट अभी रिवीजन कर दूंगा तो आप लोगों को आसान लगेगा। देखो देखो, अब सुनो, अब बस खाली सुनते जाओ, लिखना नहीं है, ठीक है, बस सुनते जाओ। देखो ध्यान से सुनो, चीज़ों को मैं आसान बना देता हूँ रिवीजन करके। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, रेडी। देखो, वैदिक काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेरा आवाज़ भी सुनिए और पीपीटी भी देखते रहिए आप लोग। ठीक है, पीपीटी भी देखते रहिए। ठीक है, कौन सा देखना पसंद करें, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला? अच्छा, इंग्लिश वाला ही देख लो। ठीक है, 2 भाग, अच्छा सुन लो, आप सुन लो खाली। ठीक है, 2 भाग में वैदिक काल को डिवाइड किया गया है। ऋग वैदिक काल, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, एक है लेटर वैदिक कहा जाता है। उसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000 है, इधर है, थोड़ा सा देखते रहो। और 1000 से 600 बीसी तक जो है लेटर वैदिक काल है। ठीक है, और हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि वैदिक काल क्या है, एक्चुअली वैदिक काल क्या है। ठीक है, वैदिक काल जो है वेद से लिया गया है। ठीक है, वेद का मतलब है नॉलेज है, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुआ था, और यहाँ पर आर्यन आए थे, आर्यन। ठीक है, और जो वेद का जो मेन सोर्सेस है आर्यन हिस्ट्री है, और वैदिक लिटरेचर जो है ज़्यादातर आर्यन ने एट्रीब्यूट किया है। अब देखो, आर्यन का ओरिजिन को लेके कंट्रोवर्सी है, अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग मत दिए, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, मैक्स मिलर ने दिया है सेंट्रल एशिया, दयानंद सरस्वती ने दिया है तिब्बत, देन विलियम जोन्स ने दिया है, कहा है कि यूरोप से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नॉर्थ पोल से आए थे, और अविनाश चंद्र ने कहा था कि ये सप्त सिंधु रीजन है। फाइनली ज़्यादातर ऐसे कौन करते, किसको किया जाता है कि सेंट्रल एशिया थ्योरी को ज़्यादातर माना गया है। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो, जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें, देखो की ये जो एरियाज है ये सप्त सिंधवी रीजन है। उसके बाद ये जो है साउथ की तरफ आए थे, देन ईस्ट की तरफ आए थे, देन गंगा वैली, यमुना वैली में रहने लगे, फिर जो है ये साउथ की तरफ भी जाने लगे। ठीक है, नर्मदा, फिर ये सब भी आने लगे। ठीक है, ये चीजें बताया गया है। ठीक है, उसमें, और ये जो है अलग अलग फेज में साउदर्न की तरफ विंध्या नर्मदा की तरफ भी जाने लगे। बस इतना ही था उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं था।
और वैदिक लिटरेचर में 4 प्रकार के वेदस हैं, सिंपल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मणस, अरण्यकस, उपनिषद। सिंपल चीज है। देखो अब जो है वेदस के बारे में अगर मैं बात करूं ये चीजें हो गया, 4 प्रकार के वेदस हैं। हाँ, अब देखो बोजाखाई इंस्क्रिप्शन मिला था जिसके हिसाब से 4 वैदिक गढ़ के बारे में मेंशन था, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्या, जिसकी वजह से सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मिलर को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ये मिलने की वजह। सिंपल सी चीज है। और देखो सप्त सिंधवी रीजन में ये जो है शुरुआत हुआ था, इस जो कि 7 रिवर का संगम है, झेलम, चिनाब, रवि, सतलुज एंड व्यास, प्लस सरस्वती एंड इंडस रिवर, ठीक है। उसके बाद ये गंगा और यमुना रीजन में आए थे, बस इतना ही मैंने बताया था। और वैदिक लिटरेचर में जो मैंने रिपीटेडली कर रहा हूँ, वेदस, ब्राह्मणस, अरण्यकस, उपनिषद 4 प्रकार का थे वैदिक लिटरेचर में, ठीक है। और वेद को श्रुति कहा जाता है क्योंकि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन सुनते हुए होते हैं, ठीक है। और वैदिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेदस ही है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो इस वेद को अपरुषय कहा गया है क्योंकि ये भगवान के द्वारा गिफ्टेड है, ये कोई इंसान ने नहीं लिखा है। उसको नित्य भी कहा जाता है क्योंकि सारे एटर्निटी में सारे जगह पे विद्यमान है। और ये 4 प्रकार के वेद हैं। और जो पहला 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है उसको जो है वेदत्री कहा गया है, ट्रियोज ऑफ द वेद, तीनों वेद को। और ये जो अथर्ववेद है बाद में शामिल हुआ था, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र शामिल है, ऋग्वेद में, सिंपल सी बात है, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना लिखित गया है ये उसमें, ठीक है। उसमें जो है ये सब याद करना है। देखो इसमें जो है ऋग्वेद में कंटेंट 1028 ह्यूम्स है, 10,580 वर्सेस हैं, 10 मंडलस हैं, और होत्री के द्वारा ये जो है रिसाइट होता है। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कुछ समझने वाला चीज है नहीं, ठीक है। जैसे कि 1028 ह्यूम्स है, 10,580 वर्सेस है, 10 मंडलस, मंडलस मतलब पार्ट है, होत्री एक ट्राइब है जो उसको मतलब एक तरफ से यू कह सकते हो कि उनके द्वारा पाठित होती है। उसके बाद जो है उसी में मेंशन है पुरुषोक्त, ठीक है, पुरुषोक्त जिसमें 4 वर्ण के बारे में मेंशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रोफेशन के हिसाब से वर्ण डिवाइड होते हैं, है ना। उसके बाद साम वेद में देखो, साम वेद बुक ऑफ चेंट है, उसमें 1549 वर्सेस आर देयर, ठीक है। उसमें उद्गति नाम का एक ट्राइब है, उसको रिसाइट करता है। ये किस लिए फेमस है, इंडियन म्यूजिक के लिए फेमस है, संगीत के लिए फेमस है। उसके बाद यजुर्वेद है जिसको रिचुअल वेद भी कहा जाता है, सैक्रिफाइड वेद भी है, ठीक है, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद, इतना याद रखना, ये 2 प्रकार का है, कृष्ण और शुक्ला यजुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद जो है अथर्ववेद दैट इज बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला है, जिसमें फूक झाड़ जो चांट स्पेल होती है, ठीक है, ये चीजें इसमें होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्राह्मणस है, ठीक है, ब्राह्मणस जो है एक्सप्लेन द ह्यूम्स ऑफ द वेद, वेदों का मंत्र की व्याख्या करता है ये, ठीक है। ये रिचुअलिस्टिक नेचर होता है, ठीक है। ये ब्राह्मण का मीन्स क्या होता है, सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ होता है, ठीक है। उसके बाद अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं उनके लिए टेक्स्ट लिखा गया है, उसको जो है फॉरेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है उपनिषद क्या है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। दे आर जनरली कॉल्ड एज द वेदांत क्योंकि वेद के अंत में आया था, ठीक है। और 18 जो है उपनिषद है, बस इतना याद रखो। और लिटरेचर में 2 महाकाव्य है, एक है रामायण है, एक है महाभारत है, ठीक है। रामायण के बारे में बात करूं तो वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया आदि काव्य है, 24,000 श्लोकस आर देयर, और उसको फर्स्ट एंड 7 कांड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंड 7 कांड जो है लेटेस्ट एडिशन है। उसके बाद आता है महाभारत जो कि लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है। एंड उसमें जो है 1,00,000 श्लोकस है, 18 जो है पार्वणस है, जिसमें संकी पार्वण सबसे बड़ा पार्वणस है, ठीक है। उसके बाद जो है पुराण में से, पुराना का मतलब ही है ओल्ड, 18 फेमस पुराना है, मत्स्य पुराना जो है ओल्डेस्ट है, और जिसमें भगवत गीता, विष्णु, वायु और ब्रह्मण, ये पुराना उसमें शामिल है, ठीक है, इतना ही तो है। और लास्ट हमने डिस्कस किया दैट इज उपवेद, ये एसोसिएटेड है, ऋग्वेद से एसोसिएट है आयुर्वेद एंड मेडिसिन, साम से एसोसिएट है गंधर्ववेद एंड म्यूजिक, यजुर्वेद से एसोसिएटेड है आर्चरी धनुर्विद्या, और अथर्ववेद से रिलेटेड है आपका शिल्प वेद साइंस, ठीक है। ये है बहुत सिंपल नाम, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत टाइप मिला है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि
ये डिफिकल्ट है। ठीक है, हालांकि हर एक वीडियोस को 3-4 टाइम देखोगे तो ये सिंपल लगेगा। और किताब पढ़ोगे, मैं पहली चीज बता देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री का किताब पढ़ोगे तो आपका दिमाग पक जाएगा और भी डिफिकल्ट लगेगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बार बार रिविजन कर, देखो मैं बार बार रिविजन करता हूँ, बार बार, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ, एक बार बार चीजें बोलता हूँ, 3-4 बार बोलता हूँ क्लास में। ये रीजन है आपके दिमाग में फिट बैठाने का। मैं खाली एक बार पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में फिट बैठेगा नहीं। ठीक है, तो मेरा जो स्टाइल ये है, एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ, एक बार हिंदी में बोलता हूँ, उसको फिर से अलग तरीके से बोलता हूँ और फिर लास्ट में रिवीजन करता हूँ। तो आपका ना चाहते हुए भी 4-4 बार क्लास में आपका रिवीजन हो रहा है। मैं बता दूं, इसलिए वीडियो अगर देखोगे तो आपका दिमाग में फिट बैठेगा। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एनसीईआरटी बुक, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब देखो इजी लगा कि नहीं? रिवीजन के बाद मुझे बताओ थोड़ा सा, इजी लगा कि फिर भी डिफिकल्ट लगा 2 बार रिवीजन करने के बाद? है या सेम लगा? कुछ रिवीजन के बाद इजी लगा कि नहीं? यस और नो? लगा ना इजी? हाँ हाँ, नहीं चीजें क्या होती है, देखो फर्स्ट टाइम कुछ चीजें जो है आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा सा हल्का सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन चीजों को बार बार रिवीजन करोगे तो चीजें जो है आसान लगेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताब पढ़ने की जरूरत है, देखो किताब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, किताब लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अपने कंटेंट के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हूं, आपको कोई एनसीईआरटी किताब, कोई स्टैंडर्ड बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कंटेंट फर्स्ट से लास्ट अगर देख रहे हो, सारे वीडियो देख चुके हो पूरा टॉपिक का, आपको एक भी शब्द किसी और का पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भी वीडियो एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन यहां से ही हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, तुम प्रैक्टिकली चीजें बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो 10 किताब पढ़ने के बाद भी नहीं आएगा। प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, आप एग्जाम को समझो। ठीक है, एग्जाम नहीं, जिसने नहीं समझा ना वो 5 साल तैयारी करेगा तो भी नहीं होगा। देखो एक चीज, छोटा सा चीज बताता हूँ, प्रीलिम्स में देखो अगर 100 मार्क है, मार्क के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ में आए, उसमें से आपका 55 मार्क्स आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में हो और 55 मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो 55 को खींच के चलो 60% कर दो। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए 60% है तो आपका हो रहा है। उसका मतलब है 40 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हो तो आपका प्रीलिम सिलेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बातें? आप ये सोचोगे नहीं मुझे तो 100 में से 100 करना है, बेटा आप 10 साल की तैयारी करोगे 100 में से 100 नहीं आएगा कभी। तो हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क ही करना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर दूसरा वीडियो देखोगे, दूसरा किताब पढ़ोगे, भले ही 1-2 मार्क कभी कभार आ सकता है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, लेकिन उस चीज के लिए आपने जो टाइम और जो एनर्जी स्पेंड किया वो 1-2 मार्क के लिए इतना किया तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि मैं एक बात कर रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी मुझे पढ़ना है। ठीक है बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इंडियन पॉलिटी मुझे पढ़ना है। मार्केट में पॉलिटी में एक किताब नहीं है। पॉलिटी में एक किताब है, एम लक्ष्मीकांत का एक किताब है, लक्ष्मीकांत। डीडी बसु का एक किताब है, सुभाष कश्यप का एक किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक किताब है। मान लीजिए कि आपको 2 ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई एजुकेटर हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, उनका वीडियो देख लीजिए, फिर 2 कोचिंग का स्टडी मटेरियल देख लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या खाली इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए आप 10 सोर्सेज देखोगे? देखना चाहिए। एम लक्ष्मीकांत भी, डीडी बसु भी, सुभाष कश्यप भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, एनसीईआरटी भी, और 2 वीडियो भी एक्स्ट्रा देखना है और 2 कोचिंग का एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी लेना है। क्या आप इतना पढ़ोगे तो आपका 1 साल में हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। क्यों? चीजें हमें ये समझना है, ठीक है, कि हमें तो वैल्यू ऑफ टाइम है और सिलेबस है, उसको हमें उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। और देखो आईएएस ऑफिसर आईएएस बनने के बाद नहीं बनोगे आप। आईएएस ऑफिसर आपको आज से बनना है, आपका थिंकिंग से, आपका माइंड से, आपका टेम्परामेंट से, आपका एक्शन से एक आईएएस ऑफिसर झलकना चाहिए। मतलब एक्चुअली जो ट्रेनिंग है ना आईएएस ऑफिसर का, ये आपकी प्रिपरेशन है। आप प्रिपरेशन आईएएस ऑफिसर की तरह करोगे
तो आईएएस ऑफिसर बनोगे। लवासना में असल ट्रेनिंग नहीं है, असल ट्रेनिंग ये आपका प्रिपरेशन ही सिखाएगा। लवासना में तो सिलेक्शन के बाद जाओगे, ऐस करोगे। असल सीख जो है अभी होगा, अभी जो चल रहा है फेज, ठीक है। इसलिए एक्सेप्ट इज, एक अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। और मतलब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच मत करिए कि नहीं मुझे तो 100 में से 100 क्वेश्चन सही करना है। करते रहो, 10 साल तैयारी करते रहो, होगा नहीं। तो आपका अप्रोच अगर 100 में से 100 लाना है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब you should know everything of something and something of everything, everything of something and something of everything। कुछ चीजों का डिटेल पता होना चाहिए और हर एक चीजों का थोड़ा थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ये तब जाके आपका सिविल सर्विस होगा, समझ रहे हो चीजें। और एक स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन में आपका होगा, ठीक है। बेल देखो, मेहनत देखो, एक छोटा सा बात करता हूं ना, रिक्शा पुलर तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मेहनत करने वाला जो है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। क्यों? रिक्शा पुलर को कभी देखे हो? बारिश में, धूप में, हैं, मतलब ठंड में, पूरा एक जगह से दूसरी जगह पैडल मार के लाना, 2-2 3-3 को बिठा के, और उसको मिलता कितना है? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया है। कभी कभी आधा घंटा भी लगता है, चाहे पैडल मार के बारिश में, ठंड में, धूप में, है। वो भी क्या बोलता है कि मैं मेहनत का खा रहा हूँ। वो मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या वो स्मार्ट मेहनत है? बल्कि वो मेहनत आपसे 10 गुना ज्यादा कर रहा है। आप इतना वो नहीं कर पाओगे। 3-3 लोगों को बिठा के आप जो है 5 किलोमीटर नहीं भाग सकते, 2 किलोमीटर नहीं भाग सकते, और 20 रुपया के लिए, 10 रुपया के लिए। आपसे मेहनत वो टेक्निकली ज्यादा कर रहा है, हर फाइटिंग से लड़ रहा है वो। उसको उसका तबीयत अच्छा होना चाहिए, उसका माइंड अच्छा होना चाहिए, उसका स्टेमिना होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे। आपका इतना स्टेमिना है कि आप 3-3 को बिठा के जो है, और वो भी 8 घंटा 10 घंटा करना है उसी धूप में। बेटा एक बार नहीं, ठीक है। ऊपर से ताना मिलेगा अलग, कोई पैसा देगा नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, मेंटली भी टफ है, फिजिकली भी टफ है, हर मामले में टफ है। लेकिन क्या वो स्मार्ट मेहनत है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए व्हाट आई मीन टू से हियर कि डू द राइट थिंग एंड स्मार्ट थिंग। आप मेहनत तो करोगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना। बैल की तरह नहीं करना है, रिक्शा पुलर की तरह मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आई एम नॉट इंसल्टिंग रिक्शा पुलर को, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि मेहनत हर कोई करता है, और जो स्मार्टली करता है उसका प्रिपरेशन निकल जाता है। देखो सर, हर एक सिविल सर्विस वाला करेगा, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से करता है ना, अपना दिमाग लगा के करता है, तरीके से करता है, उसका सिलेक्शन होता है। बाकी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। ये पार्ट, सेकंड पार्ट बचा है, कल मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करके आइएगा फिर से, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। ठीक है, ओके।